हैं दिल्ली से खबर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों के साथ ऑनलाइन बैठक की। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों के साथ बैठक की अध्यक्षता की है। पीएम ने कहा, मिलकर काम करें और तैयारियां मजबूत रखें, आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, नागरिकों के हितों की रक्षा करने के साथ साथ उद्योग और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता की उन्होंने बैठक में पुष्टि की है। इससे पहले आपको बता दें कि सरकार ने कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समेत 3 मंत्रियों ने लॉकडाउन की खबरों का खंडन किया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों से बैठक की है और इस बैठक में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर चर्चा की गई और देश के तमाम चीज़ों पर भी चर्चा की गई। तो पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों के साथ बैठक की है और इस बैठक के बारे में उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक की। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक की गई है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों के साथ बैठक की है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर समीक्षा बैठक की गई है और इसी के साथ आपको बता दें कि बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है और इसमें उपराज्यपालों से भी बैठक में चर्चा की गई है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों के साथ बैठक की है और इस बैठक में उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर चर्चा की है और इसके बारे में उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी किया है। तो लगातार पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक के बाद आपको बता दें कि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। लॉकडाउन को लेकर लोगों में संशय बना हुआ था, तो इसको लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में कोई भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये खबरें सरासर गलत हैं, जो गलत तरीके से फैलाई जा रही हैं। अब खबर नेपाल से है। नेपाल से बड़ी खबर है जहां नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली गिरफ्तार किए गए हैं। बालन शाह के शपथ लेते ही पूर्व पीएम केपी ओली गिरफ्तार किए गए हैं। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को हत्या से जुड़े मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई सितंबर में हुए जेनजी विरोध प्रदर्शन से जुड़ा बताया जा रहा है। बालन शाह ने लिया जेनजी प्रोटेस्ट का हिसाब, ऐसा कहा जा रहा है। नेपाल में बालन शाह के नेतृत्व में नई सरकार बनी है जिसके बाद अब केपी ओली को हिरासत में लिया गया है। कहा जा रहा है कि सितंबर में हुए जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान जो लोगों की जान गई थी इसके खिलाफ जो है उन पर ये एक्शन लिया गया है। नेपाल में बालन शाह के नेतृत्व में सरकार बनी है और सरकार बनते ही ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो नेपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार परिवर्तित होने के तुरंत बाद ही वहां की राजनीति में भूचाल देखने को मिल रहा है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को गिरफ्तार किया गया है और इस गिरफ्तारी को सितंबर में हुए जेनजी के प्रोटेस्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। बालन शाह की शपथ लेते ही केपी ओली को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की हत्या से जुड़े मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई सितंबर में हुए जेनजी विरोध प्रदर्शन से जुड़ा बताया जा रहा है। तो बालन शाह ने लिया जेनजी प्रोटेस्ट का हिसाब, ऐसा कहा जा रहा है। तो नेपाल में बालन शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है और सरकार बनते ही केपी ओली को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेपाल से, जहां नेपाल में सत्ता परिवर्तित होने के बाद ही राजनीतिक हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें कि ये गिरफ्तारी सितंबर में हुए जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर कही जा रही है। इसे लेकर केपी ओली को गिरफ्तार किया गया है। तो नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को हत्या से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है।
अब खबर यूपी के आगरा से है, जहां आगरा में कारोबारी मकान मालिक की 8 साल की बच्ची के हत्या का आरोपी किराएदार शनिवार तड़के 3 बजे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि शुक्रवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या आरोपी फिरोजाबाद भागने की फिराक में था। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी फायरिंग करने लगा। इसमें एक दरोगा को गोली लग गई। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को भी गोली लग गई। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। 29 साल के सुनील ने 24 मार्च को जूता कारोबारी की बच्ची का गला काटकर हत्या कर दी थी। शव को कनस्तर में भर दिया था। करीब 30 घंटे बाद पुलिस ने शव बरामद किया था। तब से वह फरार बताया जा रहा था। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। वहीं आपको बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया है कि 11 दिन पहले बकाया किराए को लेकर बच्ची के चाचा ने उसे थप्पड़ मार दिया था और कमरे पर ताला लगा दिया था। ये बात उसे नागवार गुजरी और उसने बाद में किराया तो दे दिया, लेकिन देख लेने की धमकी भी दी थी। इसके बाद बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के आगरा से, जहां पर 8 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि सुबह तड़के ये कार्रवाई की गई है। सुबह 3 बजे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी फिरोजाबाद भागने की जुगाड़ में था। इस बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। इस दौरान आरोपी ने भी पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आरोपी पर फायरिंग की और इस फायरिंग में आरोपी ने दम तोड़ दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पकड़ा गया 8 साल की बच्ची का हत्यारा और एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई है। तो जोधपुर में गणगौर मेले के दौरान बवाल देखने को मिला। मामूली विवाद से पथराव और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। भोलावनी मेले में भी बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। तभी 2 युवक मोटरसाइकिल से भीड़ में घुस आए और महिलाओं से टकरा गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दौरान युवकों ने महिलाओं के गहने छीनने की कोशिश की। अचानक हुई इस घटना से मौके पर मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और दोनों युवकों को पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि आरोपी वहां से भाग निकले और दोनों युवक अपने साथ दर्जन भर युवकों के साथ वापस लौटे। इसके बाद अचानक भीड़ पर पथराव शुरू कर दिया गया। देखते देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इलाके में जमकर पत्थरबाजी होने लगी। इस दौरान कई लोग इधर उधर भागते नजर आए और क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है और इसके साथ कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और एहतियातन के तौर पर फिलहाल वहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो जोधपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद के बाद पत्थरबाजी देखने को मिली। आपको बता दें कि जोधपुर में गणगौर मेले के दौरान ये बवाल हुआ है और 2 युवकों के द्वारा जो है महिलाओं से टकराने का मामला है। इसके बाद कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद जो है लड़ाई हुई और इसके बाद आरोपी जो है भाग निकले, लेकिन जब वो वापस लौटे तो दर्जन भर लोगों को लेकर वापस लौटे और इस दौरान ये मामला जो है सांप्रदायिक रूप ले लेता है और पत्थरबाजी देखने को मिलती है, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। आपको बता दें अभी भी एहतियातन के तौर पर वहां भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अचानक हुई इस घटना के बाद भीड़ में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो दोनों युवक अपने साथ दर्जन भर युवकों को लेकर पहुंचे थे। पुलिस ने मोर्चा संभाला है और अभी भी भारी पुलिस बल एहतियात के तौर पर वहां तैनात किया गया है। अभी तक जो सूचना आ रही है, कहा जा रहा है कि महिलाओं से 2 युवक टकराए थे, जिसके बाद कहासुनी हुई थी और इस कहासुनी के बाद दोनों युवक भाग निकले थे और बाद में दर्जन भर युवकों के साथ वापस लौटे और पत्थरबाजी की गई। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि भोलावनी मेले में बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 2 युवक मोटरसाइकिल से भीड़ में घुस आए और महिलाओं से टकरा गए।
जिसके बाद ये कहासुनी हुई और ये कहासुनी कब पत्थरबाजी में बदल गई पता ही नहीं चला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दौरान युवकों ने महिलाओं के गहने छीनने का भी प्रयास किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जोधपुर में हंगामा देखने को मिला, पत्थरबाजी देखने को मिली। दोनों युवक अपने साथ दर्जन युवकों को लेकर वापस लौटे थे। तो जोधपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पत्थरबाजी देखने को मिली। तो जोधपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद पर इतनी बड़ी कहासुनी हो गई। और इस खबर पर जोधपुर से सीधे जुड़ गए हैं प्रदीप जोशी। प्रदीप, ये आखिर मामला क्या था? क्या सिर्फ ये छीना झपटी का ही मामला था या फिर कोई और इसके पीछे रंजिश थी जिसके चलते ये इतना बड़ा मामला बवाल में बदल गया? जी मानसी, अवश्य जोधपुर शहर में फगड़ा गुल्ला को लेकर एक मेला जो आयोजन होता है, जिसमें गवर को लेकर और फगड़ा गुल्ला को लेकर क्षेत्र के अंदर जालूर गेट से लेकर घंटा तक ये मेला चलता है। मेला देखने के लिए काफी संख्या में महिलाएं और युवा मेला देखने के लिए निकलते हैं। लगभग घटना रात की 10:30 बजे बात की है। जिस तरह से मेले की भीड़ बढ़ती गई थी, मेला रात को 2-2:30 बजे तक चलता है और मेले के दरमियान ही नशे में कुछ युवकों द्वारा एक महिला के अंदर गाड़ी को डाल दिया गया था। जो बाइक थी वो महिलाओं के अंदर डाल दी गई थी। उसी को लेकर आपस में विवाद बढ़ा था। विवाद बढ़ने के बाद ही एक समुदाय के युवक ने कुछ 4-5 लड़कों के साथ में वापस दोबारा वहां पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद में पथराव किया गया। पथराव करने के दौरान ही कुछ गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए, कुछ घरों में पत्थर गए और 1-2 साथी के चोटें भी आई है। उसके बाद में माहौल काफी गर्मा गया था और गर्माने के साथ ही वहां के जो हालात है वो काफी तनावपूर्ण हो गए थे। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए थे, लेकिन समय रहते पुलिस कमिश्नर शरद कविराज के नेतृत्व में डीसीपी मनीष चौधरी, डीसीपी ट्रैफिक तमाम मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने पर स्थिति का कंट्रोल में लिया गया और आरएसी का जाब्ता लगाया गया। रात को 3 बजे तक माहौल शांत हुआ और अल सुबह से ही वहां पर पुलिस का जाब्ता मौजूद है। जी मानसी, अगर बात की जाए तो अभी की स्थिति क्या है? अभी सब कुछ मामला शांत है? जी मानसी, अवश्य जिस तरह से पुलिस ने दोनों और अपने आरएसी के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं, जो बटालियन वहां पर लगा दी गई है। बटालियन लगाने के साथ ही जो मुख्य रूप से जो मांग थी, जिन युवकों ने उत्पात किया था, जिन युवकों द्वारा पथराव किया गया था, उनको गिरफ्तार करने की, तो 4 युवकों को रात को हिरासत में ले गया और बाकी कुछ लोगों को और हिरासत में लेने की पुलिस कमिश्नर द्वारा जानकारी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो भोलावाली मेले में ये बड़ी घटना देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। अब खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। फिर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर रहेंगे, यूपी के नोएडा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तमाम ट्रैफिक जो है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वह उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज अगली खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर जयपुर फायरिंग कांड में पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है।
जहां कमल सिरसी पर रोहित गोदारा गैंग के शूटरों ने किया था हमला, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से कारोबारी की जान बच गई थी। राजस्थान की राजधानी में 14 मार्च को प्रॉपर्टी कारोबारी कमल सिरसी पर हुई थी फायरिंग। वारदात का पुलिस ने अब इस फायरिंग का खुलासा कर दिया। इस मामले में सीएसटी क्राइम ब्रांच और बिंदाका थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आसीन, विष्णु और गजेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग से जुड़े शूटर हैं। बताया जा रहा है कि विष्णु और गजेंद्र हाल ही में जेल से बाहर आए थे और वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। आरोपी जयपुर में किराए के मकान में रहकर कमल की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। किराए पर फ्लैट लेकर 1 महीने तक रेकी भी की है। मामले की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने करीब 1 महीने तक कमल की रेकी की। उन्होंने उसके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। वारदात के दिन बदमाश थार, स्विफ्ट और स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे थे। तो बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने। 14 मार्च को प्रॉपर्टी कारोबारी कमल सिरसी पर हुई फायरिंग की वारदात का खुलासा किया है। आपको बता दें कि ये बदमाश 1 महीने से रेकी कर रहे थे। अब खबर मौसम की है, जहां राजस्थान में आज से तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसी के साथ यूपी के 40 जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी, कश्मीर में एवलांच से 7 की मौत बताई जा रही है, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम बदल रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में शनिवार से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। इस सिस्टम का असर प्रदेश के सभी जिलों में रहेगा। बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 29 मार्च से लगातार 3 दिन बारिश की संभावना है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि शनिवार को प्रदेश में तेज गर्मी रहेगी। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को लखनऊ, कानपुर समेत 10 जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई थी। हरदोई में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत भी हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लेह हाईवे पर एवलांच से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कई गाड़ियां बर्फ में दब गई और 7 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। तो मौसम से जुड़ी आपको खबर बता रहे हैं। अब खबर पुडुचेरी से है, जहां पूर्व पीसीसी अध्यक्ष एवी सुब्रमण्यम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष एवी सुब्रमण्यम ने निजी कारणों और अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और अपने वर्तमान पदों से इस्तीफा दे दिया है। अभी हाल ही में होने वाले पुडुचेरी चुनाव में आपको बता दें कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया गया है कि पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम 9 अप्रैल 2026 को है। एक ही चरण में यहां मतदान होने हैं और 4 मई 2026 को मतगणना संपन्न होगा। अब खबर आईपीएल से जुड़ी है। आपको बता दें कि आईपीएल 2026 के 19वें सीजन का आज से आगाज हो रहा है। पहला मुकाबला शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। मौजूदा चैंपियंस आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पिछले सीजन 2025 का खिताब जीतने वाली टीम है, जिसे अपने खिताब को बचाने की चुनौती का सामना करना है। ये सीजन 10 टीमों के बीच 13 शहरों में आयोजित होगा और इसका फाइनल मुकाबला 31 मई 2026 को निर्धारित किया गया है। तो आईपीएल 2026 के 19वें सीजन का आज से हो रहा है आगाज। पहला मुकाबला शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। आपको बता दें कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। अब खबर लद्दाख से है, जहां आज लेह के दौरे पर रहेंगे देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत। बेस कैंप से सेना को संबोधित करेंगे मुख्य न्यायाधीश। ये पहली बार है जब कोई मुख्य न्यायाधीश लेह का दौरा करेंगे और बेस कैंप से सेना को संबोधित करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत लेह व कारगिल में नवनिर्मित जिला न्यायालय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। लद्दाख विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा।
इन पहलों से क्षेत्र में आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाओं के माध्यम से न्याय तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार सीजीआई अग्रिम क्षेत्रों का दौरा कर सीमा पर तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। ये कदम जुलाई 2025 में श्रीनगर में हुए उत्तर क्षेत्र सम्मेलन के उन संकल्पों को आगे बढ़ाएगा जिससे रक्षा कर्मियों और जनजातीय समुदाय के लिए संवैधानिक न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था। ये दौरा लद्दाख जैसे दूरस्थ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में न्यायिक पहुंच को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो पहली बार है जब कोई मुख्य न्यायाधीश लेह के दौरे पर रहेंगे। अब खबर झारखंड से है, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज रहेंगे झारखंड के दौरे पर। सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे रांची। उपराष्ट्रपति राजभवन में लंच लेने के बाद वे आईआईएम रांची के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम में दिल्ली वापस लौट जाएंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन का ये पहला झारखंड दौरा है। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। उनके राज्यपाल रहने के दौरान ही कथित जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन का ये पहला झारखंड दौरा होगा। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर में 397 करोड़ की लागत से बनेगा सुपर हाईटेक रेलवे हब। रेल मंत्री ने गृह जिले को दी बड़ी सौगात। राजस्थान के जोधपुर को बड़ा तोहफा मिला है। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को मेगा रेलवे हब के रूप में विकसित किया जाएगा। 397 करोड़ की इस परियोजना से 2030 तक रेल संचालन क्षमता दोगुनी होगी और यात्रियों को आधुनिक सुविधा मिलेगी। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक शहर की रेल संचालन क्षमता को दोगुना करना है। परियोजना के तहत स्टेशन पर वर्तमान 3 प्लेटफॉर्म की जगह 7 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जिनकी लंबाई करीब 600 मीटर होगी। इसके अलावा 3 पिट लाइन, 2 सिक लाइन, 800 मीटर लंबी व्हील लेथ और ड्रॉप पिट लाइन विकसित की जाएगी। स्टेशन पर 2 वॉशिंग कम स्टेबलिंग लाइन और ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। अब खबर उनियारा से है, जहां उनियारा क्षेत्र में 1 अप्रैल से टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे NH 552 पर सफर महंगा होने जा रहा है। गुमानपुरा टोल प्लाजा पर 31 मार्च रात 12 बजे के बाद नई टोल दरें लागू हो जाएंगी। टोल प्लाजा प्रबंधन राजेंद्र सिंह पथराज के अनुसार कार के लिए 65 रुपये, पिकअप और मिनी बस के लिए 110 रुपये, बस ट्रक के लिए 225 रुपये, 3XL वाहन के लिए 245 रुपये, 4 से 6XL तक के लिए वाहनों के लिए 355 रुपये और इससे बड़े वाहनों के लिए 430 रुपये टोल शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए मासिक पास 350 रुपये तय किया गया है। तो 1 अप्रैल से जो दरें हैं वो बदल जाएंगी।